हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट ब्रॉडर टॉपिक कवर कर रहे हैं और जिसमें एक सब टॉपिक जो है दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वन। इसके बाद हम प्रीलिम्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑन दिस टॉपिक। सो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, इसके अराउंड जो डिबेट है वो जो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हम पार्शियल और फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो पहले इसका मतलब क्या होता है? कैपिटल अकाउंट मतलब कि इट इज मोर रिलेटेड टू एसेट्स, अगर हम यहाँ बात करें। सो कन्वर्टेबिलिटी मतलब इसके पीछे बेसिक आइडिया क्या है? आंचल या दिव्या, आप लोग क्या इसको मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो सिंपल वर्ड्स में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कन्वर्ट करना कि कितनी इजीली हम किसी चीज को या फिर जैसे कोई मेट गोल्ड को रुपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बोर्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस तरह से कितनी इजीली हम किसी चीज को लिक्विडफाई कर सकते हैं कि वो कन्वर्ट हो सके। हाँ, मतलब वहां पे जो आपने बोला ईज ऑफ कन्वर्टेबिलिटी मोर एसोसिएटेड विद लिक्विडिटी, कौन सा एसेट कितना लिक्विड है, जैसे आपने एग्जांपल दिया गोल्ड का। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब भी यही है कि आप करेंसी को, सपोज इंडियन रुपी को डिफरेंट करेंसी में कितनी इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, या किसी फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपी में कितना इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके ऊपर अभी रिस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट करती है इंडिया में, एंड उसको आगे हम कवर करेंगे आगे डिटेल में। So this is a basically feature of the nation's financial regime, which centers on the ability to conduct transactions of the local financial assets into foreign, मतलब दोनों तरीके से, जैसे हमने बोला लोकल इंटू फॉरेन या फॉरेन इंटू लोकल में कितना इजीली आप, एबिलिटी कितना है उसका टू कंडक्ट दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या कन्वर्ट करने की, एट या मार्केट प्राइस पे भी हो सकता है या प्री डिटर्मिन्ड प्राइस पे भी हो सकता है। सो एक्सचेंज रेट के बेसिस पे वो कन्वर्ट होगा। सो इसको हम कैपिटल एसेट लिबरेशन भी बोलते हैं एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी भी बोलते हैं। तो मैड्रिड डेक्लेरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज रिलेटेड टू आईएमएफ, and 1994 में it also welcomed the growing trend towards the currency convertibility and encouraged member countries to remove impediments to the flow of capital। तो उस पे रिस्ट्रिक्शंस इसलिए एग्जिस्ट करती है जब हम कैपिटल फ्लो की बात करते हैं, बिकॉज अगेन हर एक डोमेस्टिक सिचुएशन जो है हर एक कंट्री की वो डिफरेंट है। तो वो चाहेंगे कि उनकी जो पहले रेजिलेंस है वो इतनी स्ट्रांग हो कि अगर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी हम अलाउ कर देते हैं तो इतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो इकोनॉमी पे। सो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं वो अगेन हम आगे कवर करेंगे। सो यहाँ पे हमारे लिए इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक नोट ऑफ दिस दैट Madrid Declaration is associated with कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। एंड आईएमएफ भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, पोटेंशियल रोल एग्जिस्ट करता है इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन, बात कर सकते हैं, एंड ऑल्सो इनकरेजिंग द कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन। जैसे लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स हमने किए थे, तो जितना ज्यादा कैपिटल अकाउंट हम लिबरलाइज करेंगे उतना ज्यादा वो सिग्निफाई करेगा या इंडिकेट करेगा कि हाउ मच इकोनॉमी इज बेसिकली ओपन फॉर दी अगेन ट्रांजैक्शंस। हिस्ट्री की अगर हम बात करते हो, व्हाट हैज बीन द हिस्ट्री, आरबीआई का क्या अगेन इसके ऊपर स्टैंड है? सो इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड एज अ थ्योरी बाय द आरबीआई 1997 में। इसको सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि इंट्रोड्यूस किया गया था। कोई पहली बार कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के अराउंड कोई बात हुई थी पहली बार। सो दिस इज एसोसिएटेड विद तारापुर कमेटी, आरबीआई जो फॉर्म बनाई थी 1997 में। सो यहाँ पे भी इट वाज इन एन एफर्ट टू एनेबल डेवलपिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ट्रांजिशन टू ग्लोबलाइज्ड मार्केट इकोनॉमीज। सो अगेन ये एक छोटा कंपोनेंट है या एक एग्जांपल है ऑफ liberalizing the economy. So it has been practiced, although without formal thought या organization, the policy या restriction since the very early 1990s। मतलब early 1990s से इस decade से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत element exist करता है ऑफ सीएसी। मतलब ये नहीं बोल सकते कि इंडिया में उस टाइम पीरियड से हमने इसको फॉलो नहीं किया, क्योंकि अगेन हमने एलपीजी रिफॉर्म्स उस टाइम पे किए थे, तो ये भी उसका एक सबसेट है। सो आर्टिकल 8 जो आईएमएफ का है, अगेन ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अंडर द आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट is agreed by most economists to have been the basis। so basis of अगर हम बात करते हैं CAC की, तो that lies in article 8 of IMF's articles of agreement। and
एक इसका चैलेंज ये है कि इट फेल टू एंटिसिपेट क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है इफ व्हेन वी टॉक अबाउट गोइंग फॉर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। और एक कंसर्न जो होगा विच इट अगेन फेल्स टू एंटिसिपेट इज इन दिस रिगार्ड कि अगर सपोज आउटफ्लो ऑफ करेंसी होता है तो उसके जो नेगेटिव रेपरकशंस होंगे, क्योंकि वो इजीली हो सकता है अगर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है। सो इट failed to take or failed to anticipate about this particular challenge. अब इन डिटेल बात करें कंसर्न्स क्या हैं विद CAC। सो फ्री फ्लो ऑफ एसेट्स अगर होगा both the sides into the country and out of the country also, it was required to work in both the directions. So although it freely enabled investment, मतलब जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट होगा FDI के थ्रू होगा तो वो हमें उस टाइम पे वी फील गुड, वी फील कि यस इकोनॉमी इज स्ट्रेंथनिंग, बट इट ऑल्सो इनेबल्ड क्विक लिक्विडेशन। बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में जहां पे इन्वेस्टमेंट्स आई हैं वो उतनी ही स्पीड से उतनी ही तेजी से कंट्री से आउटफ्लो या कंट्री से एग्जिट भी कर सकती है और इजिली रिमूवेबल है ऑफ द कैपिटल एसेट्स फ्रॉम द कंट्री। सो ये सबसे बड़ा कंसर्न है विद द CAC। देन इट ऑल्सो एक्सपोज्ड जो डोमेस्टिक क्रेडिटर्स हैं टू ओवरसीज क्रेडिट रिस्क। बेसिकली अगर इकोनॉमी और ज्यादा ओपन अप होगी और ज्यादा लिबरलाइज होगी, सो जो डोमेस्टिक क्रेडिटर्स है लाइक बैंक्स हैं, जो इंडिया में बैंक्स जो फंक्शन कर रहे हैं, जो बाहर के एक्सटर्नल क्रेडिट रिस्क है उनका इन्फ्लुएंस इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल होगा फेड की मॉनेटरी पॉलिसी, इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन डायरेक्टली आ चुका है। सो दिस वी अगेन डिस्कस इन द न्यूज़पेपर सेशन ऑल्सो जब हम लिंकेज की बात करते हैं। सो फ्लक्चुएशंस फिस्कल पॉलिसी से भी इम्पैक्ट होते हैं और जो मैनिपुलेशन की जाती है अगेन एक्सचेंज रेट की, जो डिवैल्यूएशन की हमने बात करी थी, तो मैनिपुलेशन की जब भी हम बात करते हैं एंड एक्सचेंज रेट के अगर हम एग्जांपल दें तो डिवैल्यूएशन वुड बी द राइट टर्म एंड नॉट डेप्रिसिएशन। सो इसके बीच में कल हमने डिस्टिंक्शन एंड डिफरेंस कवर किया था। तो एज अ रिजल्ट देयर वाज सिवियर डिसरप्शंस आल्सो व्हिच हेल्प्ड टू कंट्रीब्यूट टू द ईस्ट एशियन क्राइसिस ऑफ द मिड 1990s। तो कहीं ना कहीं CAC की वजह से वी कैन से कि that led to this East Asian crisis. So Malaysia, for example, there were heavy losses in the overseas investments of at least one bank in the magnitude of hundreds and millions of dollars. So this is one example, and these were not realized and identified जब तक कि अगेन रिफॉर्म हम नहीं लेके आए। रिफॉर्म के थ्रू हमने सिस्टम को और स्ट्रेंथन किया, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स और स्ट्रिक्ट बनाए एंड अकाउंटिंग कंट्रोल्स हम इंट्रोड्यूस किए। So this led to the Tarapur committee meeting which formalized the CAC as utilizing a mixture of free asset allocation and साथ ही साथ stringent controls भी होने चाहिए। जब हम बात करते हैं 100% कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम रेगुलेट नहीं करेंगे या उसको हम रेगुलेट कर नहीं सकते या उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली एम्फेसाइज किया गया कि मिक्सचर के ऊपर रिकमेंडेशन जो पार्ट ऑफ रिकमेंडेशन था तारपुर कमेटी का एज फार एज CAC इज कंसर्न कि फ्री एसेट एलोकेशन होना चाहिए बट उसके साथ साथ स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी कंट्रोल्स भी होना इंपॉर्टेंट है सो दैट जो कंसर्न्स है वी कैन टेक केयर ऑफ दैट। So 5 basic statements which are designed as points of action जब हम CAC की बात कर रहे हैं। So जितने भी टाइप के लिक्विड एसेट्स है they must be able to be exchanged freely between any two nations of the world with standardized exchange rates. सेकंड क्या होगा, मतलब यहाँ पे हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि कब आप बोल सकते हो कि CAC हो रहा है, एक्चुअली इट इज फंक्शनिंग। तो फर्स्ट कंडीशन होगा कि आप फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हो लिक्विड एसेट्स को। सेकेंड वुड बी अमाउंट्स मस्ट बी सिग्निफिकेंट अमाउंट होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे मतलब एक हमने लिमिट फिक्स कर दी है, इट शुड बी इन एक्सेस ऑफ $5 लाख। सो इतना अमाउंट का ट्रांजैक्शन या इंटरचेंज या एक्सचेंज होगा देन वी कैन से कि CAC is happening. It wouldn't be again taken into consideration जब कोई smaller financial amount हम convert कर रहे हैं। So capital inflows should be invested in semi-liquid assets to prevent churning and excessive outflow. ये एक example हो गया of controlling the CAC, मतलब जो capital inflows हम उनको invest करेंगे semi liquid assets होने चाहिए। तो semi liquid versus the liquid assets. So this is
पार्ट ऑफ रेगुलेटरी मेजर कि हमें सेमी लिक्विड में करना चाहिए, जिसमें इतना स्पीडली, इतना इजीली आप एसेट टू मनी कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, सो दैट अगेन जो एक्सेसिव आउटफ्लो और लार्ज अमाउंट का आउटफ्लो हम उसको एक ग्रेजुअल पेस पे कर सके, एंड नॉट इन लाइक नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए। सो अगर वो सडनली होगा तो उसकी वजह से क्राइसिस भी हो सकती है। सो इतना बड़ा रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड है। फोर्थ क्या हो सकता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दे शुड नॉट यूज सीएसई टू मैन्युपुलेट द फिस्कल पॉलिसी और द एक्सचेंज रेट। सो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैसे मैन्युपुलेट एक्चुअली कर सकते हैं? सो दे कैन मैन्युपुलेट, लाइक करंटली भी हम अगर बात करें, इसको करंट से रिलेट करके देखें, तो राइट नाउ ऑल्सो एफपीआईज और एफआईआईज अगर हम बोले, सो दे हैव बीन withdrawing or they've been exiting from the Indian capital market. So उसकी वजह से हमारे exchange rate पे जो influence हो रहा है, it is depreciating. So इस तरीके से ये लोग influence कर सकते हैं। And fifth would be that excessive inflows अगर होते हैं या outflow होता है of the capital, it should be buffered by the national banks to provide collateral. So collateral facility or which can act like a buffer अगर कोई again कुछ like crisis like situation होने के chances होते हैं, so this will be part of regulatory measure. So आज के time में again we talk so much about internationalization of Indian rupee, एक जो और term इसके साथ है de-dollarization. सो वो भी कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, एंड इंक्रीजिंग द कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इट शुड ओनली बी इम्प्लीमेंटेड इंक्रीमेंटली। अब ये भी नहीं है कि हमने लाइक सडनली बोल दिया कि इंडिया तो 100% कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी सपोर्ट करता है और ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। पहले इंडिया ने क्या किया, पहले हमने पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली एट इंक्रीमेंटल पेस हम उसको और लिबरलाइज और ज्यादा कन्वर्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। So amidst varying accounts on the fate of India-Russia efforts to settle bilateral payments, this we saw after the Russia-Ukraine war कि इंडिया रशिया ने कोशिश करी कि हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन रुपी में जो क्रूड ऑयल ट्रेड हुआ उसको इंडियन रुपी में सेटल करेंगे। सो रशिया ने इस चीज को मान तो लिया, बट अगेन रशिया के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इतना सारा इंडियन रुपी कलेक्ट हो गया, इतना सारा उनके पास पैसा जमा हो गया बिकॉज ऑफ दैट ट्रेड, कि अब उनको नहीं समझ में आया कि वो इस पैसे को, इंडियन रुपी को यूज कहाँ करेंगे। एक ये कंसर्न इमर्ज होता हुआ हमें दिखाई दिया। तो अगेन ये यूज तभी कर सकते हैं जब रशिया किसी और कंट्री के साथ ट्रेड कर सके इन इंडियन रुपी, तो तभी ये सिचुएशन सॉल्व हो पाएगी, एंड अभी अगेन इसको होने में टाइम लगेगा। सो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी नीड्स टू बी इंक्रीज्ड। प्राइस स्टेबिलिटी एंड बायलेटरल ट्रेड यूजिंग इंडियन रुपी, अगेन यहाँ इंटरनेशनलाइजेशन की बात हो रही है। सो स्टेबल प्राइसेस constitute the most critical precondition for internationalizing the currency. So stable prices Indian rupee के context में जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा again it would be acceptable, and this increases the trust of the foreign investors in that currency. So trust is dependent upon the stability of a currency. So Indian rupee के context में there are major doubts about given India's checkered record with inflation. So inflation यहाँ पे भी हमें एक problem create करता हुआ दिखाई दे रहा है। So इन्फ्लेशन के डायरेक्ट जो इम्पैक्ट्स है वी ऑल नो कि प्राइसेस इंक्रीज होते हैं एंड परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पे इन्फ्लेशन का एक और हमें इम्पैक्ट पता लगता है कि इट हिंडर्स इन द कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इन द सेंस कि it because it impacts the stability of Indian rupee in terms of its value, which erodes the trust of the foreign investors. So ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? This graph is showing the fluctuation or the trend of inflation rate in India from 2013 we can say. So you can say 2013 2014 तक एक peak आई which was again close to 12%. It crossed even 12%. So उसके बाद again there was a sharp, हम बोल सकते हैं sharp decline हुआ या crash बोल सकते हैं, and then एक इस लेवल में हमारी इन्फ्लेशन रही इस पर्टिकुलर बैंड में बिटवीन, लाइक इट ऑल्सो वेंट बिलो 2% ऑल्सो। सो 2% तक
6%। सो ये अगेन आरबीआई का भी अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी दिस इज द टारगेट बैंड, कि इन्फ्लेशन हम चाहते हैं कि इसी बैंड के अंदर ही फ्लक्चुएट करती रहे, इसके बाहर ना जाए, ना तो इससे नीचे जाए और ना ही इसके यहाँ से ऊपर इसको क्रॉस करे। एंड एग्जैक्ट टारगेट जो है दैट इज दिस 4% वाली लाइन जो है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने टाइम पीरियड में या कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो 4% वहाँ के आसपास इन्फ्लेशन रही है, क्या आप यहाँ पे हम लोग देख सकते हो इस चीज़ को। एंड आफ्टर कोविड-19 वी नो कि ये 2020 से अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि 4% के ऊपर वाले एरिया में रही है। सो 4% से 8% इज द बैंड जिसके बीच में इन्फ्लेशन रेट रहा है। And that's how it has impacted again the stability of Indian rupee. So partial और fully convertible currencies की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल मीनिंग यही है कि आप कितना इजीली करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू द करंट अकाउंट, मतलब किसी और करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस मीन्स कि इन्वेस्टर्स उस स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट इजीली कर पाए, बॉन्ड मार्केट्स में भी बॉन्ड भी इजीली खरीद पाए, ऑप्शंस में भी इजीली अगेन इन्वेस्ट कर पाए। और ऑर्डिनरी सिटीजन्स दे कैन कन्वर्ट द डोमेस्टिक करेंसीज इनटू डॉलर। सपोज आपको ट्रैवल के लिए जाना, लाइक टूरिज्म के लिए जाना है, सो डोमेस्टिक करेंसीज को आप इजीली डॉलर में कन्वर्ट कर सको इफ यू आर गोइंग अब्रॉड फॉर एनी वर्क, टूरिज्म और एजुकेशन पर्पस। और दूसरी साथ मतलब साथ के साथ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी या फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसीज वो हैं जिसमें जस्ट अबाउट एनीबडी मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट इज कंप्लीटली freely available to everyone. You can convert the local currency into the foreign currency without any question or any kind of restrictions. So the key aspect मतलब आप इसको imagine करके भी अगर एक सोच के देखोगे कि किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी अमाउंट आप कोई भी करेंसी को किसी में भी कन्वर्ट, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी पर्पस के लिए कन्वर्ट कर सकते हो। सो मतलब इसको रेगुलेट करना, इसको मॉनिटर करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये कितना बड़ा रिस्क भी है एट द सेम टाइम फॉर द ग्रोथ और द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। So the key aspect here is that many countries are not following their currencies to be fully convertible if they do not hold significant foreign exchange reserves. So एक ये चीज़ भी अगर countries के पास enough amount या दिस वुड डिपेंड कि कौन सी कंट्री के लिए इनफ अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितना होगा। दिस वुड बी वेरिंग फ्रॉम कंट्री टू कंट्री अगेन अकॉर्डिंग टू द शेयर ऑफ दैट कंट्रीज कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी एंड इन अगेन द ग्लोबल जीडीपी आल्सो। सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अगर कंट्री के पास उतना सफिशिएंट अमाउंट से नहीं होंगे जितना उनका टारगेट है, तो आप कैसे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कैसे कर पाओगे, क्योंकि आपको अगर सपोज इंडियन रुपी को आपको डॉलर्स में कन्वर्ट करना है तो फॉरेक्स रिजर्व्स में आपके पास इतने डॉलर होना चाहिए कि आप डिमांड ऑफ कन्वर्टेबिलिटी को मीट कर पाओ। सो इसीलिए भी इस रीजन की वजह से भी कुछ कंट्रीज अलाउ नहीं करती है फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, क्योंकि उनके पास इनफ अमाउंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स अवेलेबल नहीं है। सो this is also the reason why capital controls are imposed in times of economic crisis to prevent capital flight from these countries. सो और क्या इम्पैक्ट हो सकता है सीएसी का? सो एसेट्स विच आर हेल्ड इन द डोमेस्टिक कंट्रीज दे कैन बी रिपैट्रिएटेड विद ईज और partially they can be repatriated. CSC, if CAC is there, like example India में where the currency is partially convertible, अभी India में we have the partial CAC model. So investors they cannot liquidate their assets and leave the country without approval. तो अभी again ये एक restriction है या एज अ काइंड ऑफ उनको परमिशन लेनी पड़ती है या अप्रूवल उनको चाहिए गवर्नमेंट का, अगर उनको अपने एसेट को लिक्विडेट करना है, उसको पैसे में कन्वर्ट करना है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पार्शियल इन नेचर। And on the other hand, they can repatriate the money that they have invested in stock market, as was the case in recent months also, जो अभी मैंने बोला कि 2023 में we have seen कि net sense में FIIs they have exited from the Indian market. And the effect of this is that many foreign companies they are not holding assets like buildings या premises. So since ये जो restrictions exist करती है, तो partial convertibility का भी ये कि negative impact ये है कि although like हमारी economy के लिए as a safety measure हमने partially ही allow किया है convertibility को, but उसका negative ये भी है कि investments भी फिर उसी के हिसाब से आती हैं, उसी proportion में आती है, क्योंकि the investors also know कि कुछ restrictions हैं and even like अगर फ्यूचर में किसी भी रीजन की वजह से they'll have to convert it into रुपीज, उनको लिक्विडेशन करने की जरूरत पड़ सकती है, तो वो
फंस जाएंगे। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं एज अ हिंड्रेंस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू द इंडियन इकोनॉमी उसको भी इम्पैक्ट करते हैं। सो दे ऑल्सो टाई अप विद द लोकल कंपनीज बिकॉज लाइक यहाँ पे हम बात करें जॉइंट वेंचर्स की, तो जॉइंट वेंचर्स वो ज़्यादा प्रेफर करना पसंद करते हैं सो दैट उसमें वो एक उनके पास इजी एग्जिट ऑप्शन एग्जिस्ट करता है। सो एज फॉर द अदर कंट्रीज लाइक साउथ ईस्ट एशिया में अगर हम बात करें दे वो फुल्ली कन्वर्टेबल, तो यहाँ पे ऐसी कंट्रीज हैं which allow full convertibility। And Asian financial crisis 1997 में it was a wake up call for them जो because investors they fled the country। so Asian financial crisis 1997 की भी फुल कन्वर्टेबिलिटी की वजह से ही हुई क्योंकि इन्वेस्टर्स जो थे दे फ्लेड आउट ऑफ द कंट्री एंड जो कैपिटल फ्लाइट इट गॉट एक्सेलरेटेड leading to a near collapse of economies in that region with the exception of Singapore। सो व्हाट इज द वे अहेड नाउ, हमने डिस्कस कर लिया कि सीएसी के पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं, उसके नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं। इंडिया के मॉडल की हमने बात कर ली कि अगर हम पार्शियल मॉडल अभी फॉलो कर रहे हैं तो उसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव है। तो अब आगे क्या किया जाना चाहिए, क्या कंक्लूजन निकल के आया पूरे डिस्कशन का। तो गिवन ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो वॉलेटाइल है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन इज नॉट कमिंग टू द टारगेट लेवल, इन्फ्लेशन रिमेन्स स्टिकी। सो इट वुड बी प्रूडेंट टू स्टिक टू अ ग्रेजुअल अप्रोच। सो सबसे पहला पॉइंट कि ग्रेजुअल अप्रोच होनी चाहिए जब हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की बात करते हैं, मूविंग टूवर्ड्स द फुल कन्वर्टेबिलिटी। एंड उसमें अगेन वी नीड टू ग्रेजुअली ईज द रिस्ट्रिक्शंस और साथ ही साथ वी नीड टू डीपन द डोमेस्टिक मार्केट्स रादर देन ऑप्ट फॉर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। सो ये एक मॉडल हम बोल सकते हैं। तीन इसमें कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, ग्रेजुअल अप्रोच होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस ग्रेजुअली ईज करने हैं, थर्डली हमें अपनी डोमेस्टिक मार्केट को भी और थोड़ा डीपन करना है। डीपन मतलब कि और उसका साइज इंक्रीज होना चाहिए और पार्टिसिपेशन इंक्रीज होना चाहिए। So this needs to be focused upon, and जो भी debate है whether we should go for full capital account convertibility of the rupee, so experts और economists का कहना ये है कि it is early for India to go for full convertibility because of the concerns of our macroeconomic stability and again high inflation। And most important prerequisite for internationalization of rupee is price stability। हम बात कर चुके हैं, price stability होना इम्पॉर्टेंट है एंड उसकी वजह से कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स कैन बी बूस्टेड। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है given India is stressed with inflation। And एक और जो concern है that is the potentially it can limit the ability of RBI also to control the domestic money supply। मतलब RBI का अभी जो current control है monetary policy के ऊपर वो भी थोड़ा सा हम बोलेंगे कि और influence होगा, वो control और कम होता जाएगा जितना ज़्यादा हम full convertibility allow करेंगे। So इसलिए India is still multiple years away from full convertibility। एंड ये सारे एरियाज हमने बात करी कहाँ पे हमारा फोकस होना चाहिए एंड स्टेप्स हमने लिए हैं ओवर द इयर्स टू इंक्रीज द कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी such as we have introduced fully accessible route for FPIs in the government। मतलब यहाँ पे restrictions बहुत कम है जब हम बात करते हैं FPIs, जिस तरीके से जिस प्रोसेस से how easily and how directly without taking much permissions they can invest in the Indian capital market and again they can easily exit also। So for Indians who've been looking to invest abroad, अगर Indians बाहर invest करना चाहते हैं तो there exist हमने एक limit इम्पोज की हुई है कि कितना अमाउंट कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो बाहर। सो दिस हैपेंस अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एंड जो एग्जैक्ट रिस्ट्रिक्शंस है जो कैप है दैट इज एट $250,000 वन पर्सन 1 ईयर। तो इतना आप बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो क्या प्री रेक्विजिट्स एक्चुअली हमें चाहिए अगर हमें फुल कन्वर्टिबिलिटी की तरफ मूव भी करना है, तो क्या कंडीशंस पहले मीट होनी चाहिए। सो फॉर दैट इट इज एडवाइजेबल कि जो हमारा एक्सचेंज रेट सिस्टम है इट मस्ट बी फ्रीली फ्लोटिंग एंड विच इज डिटर्मिन्ड कंप्लीटली बाय द मार्केट फोर्सेस। तो इंडिया में इट इज नॉट सो राइट नाउ, अभी ऐसा केस नहीं है, इट इज नॉट कंप्लीटली फ्रीली फ्लोटिंग, आरबीआई स्टिल फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करता है।
सो एट प्रेजेंट RBI इंटरवीन्स, यहाँ पे मेंशन भी है। सेंट्रल बैंक एंड इट्स करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट 2020 की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये बोला कि इमर्जेंस ऑफ रुपी एज इंटरनेशनल करेंसी इट अपीयर्स इनएविटेबल, मतलब कि ये होगा, आप इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हो। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी की हम बात करते हैं, सो दिस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, बस आप इसको इसका जो पेस है उसको स्लो कर सकते हो कि कितनी स्पीड से हम फुल कन्वर्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, बट ये कभी ना कभी फुल कन्वर्टेबल जरूर होगा। एंड द ग्रेटर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी, उतना ही कम हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होगा, उतना ही उसका कॉस्ट कम होगा। इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस बाय मिटिगेटिंग द एक्सचेंज रेट रिस्क उतना ही कम होगा जितना ज़्यादा रुपी हम इंटरनेशनलाइज करेंगे, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे। एंड इट कैन ऑल्सो कॉम्प्लिकेट द कंडक्ट, बट ये कंसर्न है, कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड। सो ये बेनिफिट्स और ये एक नेगेटिव की हमने बात करी। चाइना का एक्सपीरियंस, वी हैव सीन कि चाइना ने कोशिश करी है कि चाइना की जो करेंसी है रेमबनी, उसको वो इंटरनेशनलाइज करे। सिंस 2010 चाइना ने एफर्ट्स ऐसे किए हैं। एंड चाइना के खुद कॉस्ट एंड बेनिफिट कैलकुलेशंस जो है उसके ऊपर ही इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रेमबनी डिपेंड करता है। एंड द नीड फॉर इट शेयर इन द वर्ल्ड इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट द फॉरेन ट्रेड टू बी फेयरली सब्सटेंशियल, तो चाइना की खुद इकोनॉमिक पोटेंशियल के ऊपर इट ऑल डिपेंड्स। एंड ग्लोबल मार्केट्स दे मस्ट ऑल्सो पोजेस सफिशिएंट कॉन्फिडेंस इन द वैल्यू ऑफ द रेमबनी। अगेन यहाँ पे हम ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी भी देखना पड़ेगा। एंड थर्डली, चाइना मस्ट हैव वेल फंक्शनिंग financial markets that can freely, transparently accommodate the foreign exchange, trading and capital transactions also. एंड रुपी इन फ्री फॉल, जब हम बात कर रहे थे रुपी की स्टेबिलिटी की, तो आप देख सकते हो कि हम किसी एक लेवल पे ऐसे ऐसे मूवमेंट नहीं हो रही है कि हम स्टेबल है कहीं ना कहीं एक लेवल पे। अगर हम एवरेज निकालें तो यहाँ पे एवरेज अब कैसे, मतलब इतना ज्यादा आप देखोगे कितना बड़ा बैंड यहाँ पे है, कितना बड़ा मूवमेंट हुआ है। तो रुपी इन फ्री फॉल, इट इज, यू कैन सी कि पहले वैल्यू थी 75.3 रुपीज अगेंस्ट $1, एंड आज अगर करंट वैल्यू में बात करें तो इट इज समवेयर अराउंड 83 रुपीज अगेंस्ट $1। सो और ज्यादा वो डेप्रिशिएट ही होता हुआ जा रहा है। सो ये कंसर्न है हमारे लिए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर कोई भी आपको डाउट है तो यू कैन प्लीज रेज योर डाउट्स। मानसी, बट इज सेमी लिक्विड एसेट? सेमी लिक्विड एसिड वही है कि आप उसको इतना इजीली मतलब कि कन्वर्ट नहीं कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ लाइक रुपी। मतलब सपोज आपने कुछ म्यूचुअल फंड में होता है या फिर सपोज टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, तो वहां पे लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड मतलब कि 3 साल तक आप उस पैसे को नहीं विड्रॉ कर सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। तो वो मतलब सेमी लिक्विड तो नहीं हुआ, बट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसी रिस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट करती है सेमी लिक्विड एसेट में। तो ये डिफरेंस है सेमी लिक्विड और लिक्विड में। लिक्विड में ये है कि आप जब मन चाहो आप उसको बेच सकते हो और एग्जिट कर सकते हो। ठीक है। यस। ओके दिव्या, यू हैव एनी डाउट? नो मानसी, मेरे यही पूछना था लिक्विड एसेट लिंक कर चुकी हूँ। Okay. Okay, so thank you so much for joining in Sarkari, and do subscribe to our channel for more interesting and analytical videos.